इस रोज़ दोपहर के वक्त जब आंटी शाहिदा ने मुझे अपने घर का कहा तो पहले तो मैं जज्बात से बह गया था, लेकिन मैंने फ़ौरन ही अपने आप को संभाला और अपने आप को मुतमईन किया और बिल्कुल मामूल के मुताबिक गली में इधर उधर एक चक्कर काटा। और जब देखा कि गली में कोई नहीं तो फ़ौरन आंटी शाहिदा के घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर वही पुराना माहौल था, सन्नाटेदार खामोशी, कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो बच्चे बड़े कमरे में थे कि नीचे सो रहे थे। मैंने जल्दी से आंटी वाले छोटे कमरे की जानब लपका। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा कि खुदा खैर ही करे। फ़ौरन पीछे घूमकर देखा तो आंटी हाथ में दूध से भरा शीशे का गिलास लेकर आ रही थी। अब तक मैं इतना तो समझ ही चुका था कि आंटी शायदा तब भी मेरे लिए दूध लेकर आती थी जब इन्हें वो काम करना होता था। दिल ही दिल में मेरी ख्वाहिश की कोई इंतहा ना थी। आखिर इतने दिनों के बाद आज फिर से आंटी शाहिदा ने मुझे अपने बदन का दीदार करवाना था। मैं अंदर ही अंदर में बहुत बेताब हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अभी आंटी के कपड़े उतार कर शुरू हो जाऊं, लेकिन मजबूर था। यह समझ ले कि मेरा हाल बिल्कुल किसी दीवाने जैसा था। आंटी मुझे लेकर कमरे में चली गई और हम दोनों चारपाई पर चढ़ गए। मैं जब आंटी के दूध पकड़ने लगा, मेरा मतलब आंटी के हाथ से दूध का गिलास पकड़ने लगा, तो आंटी ने थोड़ा पीछे कर लिया। इसलिए मुझे काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि मैं दूध पकड़ने के लिए कितना बेताब हो रहा था। आंटी मेरी आंखों में देखकर हंस रही थी, लेकिन इसकी हंसी में प्यार था। मैं भी उसे देखकर हंसने लगा। फिर मैंने आगे बढ़कर आंटी के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा और पूरी हिम्मत करके आंटी की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं आपका दूध पीने के लिए बहुत बेचैन हूँ। आंटी एक बार फिर से हंसी, लेकिन इसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मेरे हाथ से दूध से भरा हुआ गिलास लेकर मुझे अपने हाथ से दूध पिलाने लगी। मैंने सारा दूध पी लिया तो गिलास साइड पर रखकर मुझसे बोली, मेरे मुन्ने, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दूध पीने के लिए बड़े बेचैन हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर हौसला भी पैदा करो और अपने अंदर पुरसुकून रहने की आदत डालो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें सिर्फ दूध ही नहीं और भी कुछ दूंगी। मैंने मौका मुनासिब समझा और अगला सवाल दाग दिया कि आपने ही तो कहा था जब भी मैं चाहूँ आपके पास आ जाऊँ। इसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो, अगर कोई हमारी छोटी सी भी गलती पकड़ी गई और मोहल्ले में किसी को शक हो गया तो फिर क्या होगा। अब ये तो मैंने भी सोचा ही नहीं था। ये बात गौर मतलब थी। मैं आंटी का मुंह देखता रह गया और फिर वो उठकर खड़ी हुई और मेरे चेहरे पर प्यार करने लगी। वो फिर से बोली, बड़े प्यारे लग रहे हो। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं फ़ौरन ही अपनी आप बीती आंटी को सुनाना शुरू कर दी। आंटी सुनती जाती और मुस्कुराती जाती। इसके हाथ कभी मेरे सर पर, कभी मेरे गालों पर और कभी मेरे कंधों पर आ जाते। मेरी सारी बात सुनकर आंटी बोली कि तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने भी ये बात नोट की है कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही रूप है। मैंने झट से कहा कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई है। इसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और मेरे ऊपर झुककर मेरे माथे पर बोसा लेने लगी। मैंने फिर से सवाल पूछा, आप तो पहले से शादीशुदा हैं। वो मेरी बाई जानब बैठ गई और कहने लगी कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं हैरान हुआ तो वो फिर से कहने लगी, देखो गुड्डू, जिस्म की ये भूख औरत और मर्द दोनों में बराबर है। जब से मेरा शोहर बैरून मुल्क गया है, मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार थी। मेरा बस नहीं चलता था कि क्या करूं। मेरी तो अनाया मंदी पड़ी मैं और फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए। गुड्डू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि औरत अच्छे खाने और अच्छे पहनने के बगैर गुजारा कर लेती है, लेकिन शोहर के बगैर इसकी ज़िंदगी अधूरी होती है। हाँ, लेकिन हम औरतों को कुदरत ने शायद बर्दाश्त की ताकत मर्दों से कुछ ज़्यादा ही दी हुई है। हम अपना दुख अपने सीने में लेकर उसे पी जाती हैं, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं हैं। ये कहते हुए इसकी आंखें रो रही हैं। मैं इसकी आंखों की नमी बर्दाश्त ना कर सका और अब की बार मैं अपनी जगह से उठा और नीचे ज़मीन पर आंटी के बिल्कुल सामने बैठकर मैंने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ा और आंटी को पुकारते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी बात ने आपको दुखी कर दिया। आंटी मेरी आंखों में देख रही थी और मैंने झट से अपना सर आंटी की गोद में रख दिया। आंटी मुझे प्यार करने लगी और मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। आंटी के साथ अपने दिल की बातें करके और उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत सी बातों की समझ लगी। मेरा सर आंटी की गोद में था और उसके बदन से आने वाली बीनी बीनी नसवानी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। मैं इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ही बेचैन था। आंटी की कमीज़ के ऊपर से ही उसके आमों को मुंह में लेने की कोशिश की। आंटी ने मेरी बेताबी देखकर फ़ौरन अपनी कमीज़ उतार दी। वाह वाह मेरी आंखों के सामने आंटी का चमकता हुआ बदन था। बस फिर क्या था, वही सब कुछ था, लेकिन नहीं, वही सब कुछ नहीं था। आज कुछ मुख्तलिफ था। आंटी ने मेरे कपड़े अपने हाथों से उतारे थे। इसने मुझे चारपाई पर लटा दिया और अपने दोनों हाथों से मेरे पुर्जे का मसाज करने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था
कि जो आंटी मेरे पुर्जे का मसाज कर रही थी वो और भी बड़ा और मजबूत हो रहा था। मैं ये सब बड़े गौर से देख रहा था। आंटी मेरी आंखों में जब देखती तो प्यार भरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ जाती। फिर वो मेरे ऊपर लेट गई और मेरे पूरे बदन पर अपने अपने बदन का प्यार निछावर करने लगी। मैं इसकी आगोश में बिल्कुल मदहोश हो चुका था। फिर वो मेरे पेट के ऊपर बैठ गई और रस भरे आम मेरे होंठों के पास कर दिए, जैसे कह रही हो कि ये आम तुम्हारे लिए भरे हुए हैं, इन्हें चूसो और खाली कर दो। मैंने दुनिया जहाँ की हर बात बुला दी और बारी बारी आमों को चूसने लगा। लगे हुए आम पहले से ज़्यादा बड़े लग रहे थे। काफ़ी देर तक आम चूस चूस कर मैंने बिल्कुल खाली कर दिए और सारा दूध पी लिया था। अब आंटी ने मेरे पुर्जे को अपनी मशीन में फिट किया और उस पर सीधी होकर बैठ गई। इसके बाद मशीन के ज़ोर ज़ोर के झटकों का सिलसिला शुरू हो चुका था। आंटी के आम मेरे हाथों की पहुंच में थे, इसलिए मैं बार बार आमों को अपने हाथ में लेता रहा, खेलता रहा, कभी सहलाता रहा, कभी मसलता रहा तो कभी अपनी तरफ खींचता रहा। आंटी की सिसकारियाँ मुझे बता रही कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इस दौरान मैं आंटी की आंखों में भी देखता रहा कि अब इनमें नमी तो नहीं।